नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं हाउ टू सॉल्व इट बाय जॉर्ज पोलिया किताब के बारे में। हाउ टू सॉल्व इट एक बहुत ही फेमस और क्लासिक किताब है जिसे जॉर्ज पोलिया ने लिखा था। ये किताब उन लोगों के लिए है जो मैथ्स या किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर बनना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैथ की किताब नहीं है। इसमें जो तरीका बताया गया है वो जिंदगी के किसी भी मुश्किल सवाल को हल करने में मदद कर सकता है। पोलिया ने इस किताब में समझाया है कि जब कोई सवाल सामने आता है तो उसे कैसे समझना है, सोच समझ के कैसे प्लान बनाना है और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करना है। किताब का मेन मकसद ये है कि हम सोचने की एक स्मार्ट आदत डालें। पोलिया का मानना है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, बस सही तरीका चाहिए। किताब में बहुत सारे उदाहरण, टिप्स और स्ट्रैटेजी दी गई है, जैसे कि सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, पुराने सवालों से तुलना करना या फिर अलग अलग एंगल से सोचना। सबसे बढ़िया बात यह है कि भाषा बहुत सिंपल है और बातों को बड़े ही आराम से समझाया गया है ताकि कोई भी इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर, आसानी से सीख सके। इस किताब का मकसद ये नहीं है कि बस फॉर्मूला याद कर लो, बल्कि ये सिखाती है कि सोचना कैसे है। और यही वजह है कि ये किताब सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि सोचने के पूरे नजरिए को बदल देती है। इस बुक का पहला सबक है सवाल को अच्छे से समझो। जब भी कोई सवाल सामने आता है तो सबसे पहले हमें ये काम करना होता है कि सवाल में असल में पूछा क्या गया है वो अच्छे से समझे। कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल पढ़ते ही जवाब ढूंढने लगते हैं, लेकिन अगर सवाल को सही से समझा ही नहीं तो हल भी गलत हो सकता है। इस स्टेप में हमें धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्या दिया गया है, क्या निकालना है और दोनों चीजों के बीच क्या रिश्ता है। जैसे मान लो किसी सवाल में लिखा है कि एक आदमी 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में कितना चलेगा। अब यहाँ हमें ये देखना है कि हमें क्या दिया गया है, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, और क्या पूछा गया है, 5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। अगर हम इतनी बेसिक चीज को ठीक से समझ लें तो बाकी का रास्ता आसान हो जाता है। जॉर्ज पोलिया भी यही कहता है कि अगर सवाल को अच्छे से समझ लोगे तो आधा सवाल तो वैसे ही हल हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में हल निकालने से अच्छा है कि 1 से 2 बार सवाल पढ़ लो। जरूरत हो तो अपने शब्दों में दोबारा सोचो या समझो और जो जानकारी दी गई है उसे साफ साफ दिमाग में बैठा लो। जब तक दिमाग में पूरा चित्र साफ न हो जाए तब तक हल करने मत भागो। किरण मजूमदार शॉ एक मिडिल क्लास परिवार से थी और उन्होंने फर्मेंटेशन साइंस में ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद जब वो भारत लौटीं तो उन्होंने सोचा था कि वो ब्रूअर, शराब बनाने वाली फैक्ट्री में टेक्निकल ब्रूअर के तौर पर काम करेंगी, जो उनकी पढ़ाई के हिसाब से बिल्कुल सही था। लेकिन असली जिंदगी ने एक टेढ़ा सवाल फेंका। भारत में किसी ने भी उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक महिला थी। कंपनियों का सीधा जवाब था, ये मर्दों का काम है। अब ये वो मोमेंट था जहां कोई और होता तो शायद हार मान लेता, करियर चेंज कर लेता या खुद पर शक करने लगता। लेकिन किरण ने यहीं पर सवाल को गहराई से समझा। उन्होंने सिर्फ सतही रूप से ये नहीं देखा कि नौकरी नहीं मिली, बल्कि उन्होंने पूरे सिचुएशन को एनालाइज किया। मेरे पास क्या स्किल है? फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल सिर्फ शराब तक ही सीमित क्यों हो? क्या साइंस की ये नॉलेज और कहीं लग सकती है? यहीं से उन्हें ख्याल आया कि बायोटेक्नोलॉजी, खासकर दवाइयां बनाने, एंजाइम्स, इंसुलिन जैसी चीजों के लिए भी यही टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। तब उन्होंने एक छोटी सी बायोटेक कंपनी बायोकॉन की शुरुआत की, वो भी अपने गैराज से और सिर्फ 10,000 रुपए के शुरुआती फंड से। शुरुआत में उन्हें कई बार फंडिंग नहीं मिली, लैब सेटअप करने में दिक्कत आई, लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे क्योंकि वो महिला थी और बायोटेक उस जमाने में एक नया और रिस्की फील्ड माना जाता था। लेकिन उन्होंने सवाल को बार बार नए एंगल से समझा, फिर उसी हिसाब से अगला कदम सोचा। आज बायोकॉन
एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है और किरण मजूमदार शो भारत की पहली महिला सेल्फ मेड अरबपति है। इस बुक का दूसरा सबक है प्लान बनाओ। जब सवाल अच्छे से समझ में आ जाए तब अगला जरूरी स्टेप है प्लान बनाना। मतलब अब ये सोचो कि इस सवाल को हल करने का तरीका क्या होगा। सीधे कूदने की जरूरत नहीं है, पहले दिमाग से एक रास्ता तय करो। जैसे कोई सफर पर जाना हो तो पहले सोचते हैं कहां से निकलना है, किस रास्ते से जाना है और कहां पहुंचना है। ठीक वैसे ही सवाल में भी हमें सोचना होता है कि हमें कहां से शुरू करना है और किस स्टेप से आगे बढ़ना है। जॉर्ज पोलिया इस स्टेप पर खास जोर देता है। वो कहता है कि सोचो, क्या ऐसा कोई मिलता जुलता सवाल पहले किया है? क्या कोई फॉर्मूला या तरीका याद है जो यहाँ काम आ सकता है? या फिर सवाल को छोटे हिस्सों में तोड़ दो जिससे एक एक करके हर भाग को हल करना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा मैथमेटिकल सवाल है, जैसे कोई जटिल इक्वेशन, तो तुम सोच सकते हो क्या मैं पहले इसके कुछ आसान हिस्से निकाल सकता हूं, या फिर क्या इस सवाल को ग्राफ से समझा जा सकता है। ये सब प्लानिंग ही है और अगर एक प्लान न काम करे तो दूसरा ट्राई करने के लिए भी दिमाग में कुछ बैकअप होना चाहिए। असल में प्लान बनाना दिमाग का मैप बनाना होता है ताकि हम बिना भटके सही रास्ते पर चलें। जब प्लान साफ हो तो करने में टाइम भी कम लगता है और गलती होने का चांस भी कम हो जाता है। आनंद कुमार बिहार के एक गरीब परिवार से थे। उनका सपना था कि वो रिसर्च करें और इसके लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था। लेकिन पैसे की कमी और पापा की अचानक मौत की वजह से वो विदेश नहीं जा सके। अब उनके सामने सवाल था, आगे क्या? सपना अधूरा छोड़ दे या हालात के हिसाब से नया रास्ता बनाए? आनंद ने हालात को समझा और फिर एक साफ प्लान बनाया। उन्होंने सोचा, मेरे पास मैथ्स की अच्छी समझ है तो क्यों न मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊं जिन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। उन्होंने सुपर 30 नाम का प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वो हर साल 30 ऐसे गरीब बच्चों को चुनते जिन्हें आईआईटी जैसी टफ परीक्षा की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते। लेकिन ये सब बिना प्लान के मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपने छोटे से घर को कोचिंग सेंटर बना दिया, अपने पढ़ाने के तरीके को लगातार बेहतर किया और हर बच्चे के लिए पर्सनल गाइडेंस का सिस्टम रखा। उन्होंने किताबें जुटाई, प्रैक्टिस का शेड्यूल बनाया और बच्चों को पहले बेसिक क्लियर कराए, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाया। उनका प्लान इतना मजबूत था कि बहुत से बच्चे जो पहले कभी सपने में भी आईआईटी नहीं सोच सकते थे, आज वहां से पास होकर इंजीनियर बन चुके हैं। आनंद कुमार खुद ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन उनका काम लाखों के लिए उम्मीद बन गया। इस बुक का तीसरा सबक है प्लान को आजमाओ। जब तुमने सवाल को अच्छे से समझ लिया और उसके लिए एक ठोस प्लान बना लिया, तो अब वक्त है उस प्लान को एक्शन में लाने का, यानी उसे स्टेप बाय स्टेप आजमाने का। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अब असली काम शुरू होता है। यही वो स्टेप है जहां तुम्हें धैर्य और ध्यान दोनों की जरूरत होती है। इस फेज में तुम्हें अपने बनाए हुए प्लान को ध्यान से फॉलो करना होता है, जैसे कोई कुक रेसिपी के स्टेप्स फॉलो करता है। हर स्टेप पर खुद से पूछते जाना होता है, क्या मैं सही जा रहा हूं? क्या जो मैंने सोचा था वो वैसा ही हो रहा है? और अगर कहीं गलती लग रही हो तो डरना नहीं है, वही रुक कर देखो कहां चूक हुई और क्या ठीक किया जा सकता है। मान लो तुम्हारा प्लान है कि किसी मैथ सवाल को पहले ब्रेक करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे और फिर फॉर्मूला लगाओगे, तो अब तुम्हें बस उसी हिसाब से एक एक स्टेप पर काम करना है। कभी कभी जो प्लान कागज पर अच्छा लगता है वो करते वक्त मुश्किल लग सकता है, लेकिन वहीं से सीख मिलती है और सोचने का तरीका और शार्प होता है। असल में प्लान को आजमाओ का मतलब है डर के बिना आगे बढ़ो, कोशिश करो, गलतियों को एक्सेप्ट करो और सही करते जाओ। यही असली प्रैक्टिकल हिस्सा है जहां सोच से हकीकत बनती है। रितेश अग्रवाल एक छोटे से शहर से आते हैं और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उनके दिमाग में एक प्लान था, भारत में सस्ते और अच्छे होटल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का। उन्होंने देखा कि लोग जब ट्रैवल करते हैं
तो या तो बहुत महंगे होटल मिलते हैं या बहुत खराब क्वालिटी वाले। ये सवाल उन्होंने अच्छे से समझा और एक सिंपल सा आइडिया बनाया। छोटे होटल्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ो, उनकी सर्विस सुधारो और उन्हें एक ब्रांड ओवायो के नाम से चलाओ। अब ये प्लान बनाना तो एक बात थी, लेकिन असली फर्क तब पड़ा जब रितेश ने इसे असल जिंदगी में आजमाया। वो खुद छोटे छोटे शहरों में घूमे, होटल मालिकों से मिले, उन्हें समझाया और कई बार खुद बैठकर उनके होटल्स की सफाई तक करवाई ताकि कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस मिले। उन्होंने खुद वेबसाइट बनाई, बुकिंग सिस्टम तैयार किया और धीरे धीरे होटल्स को अपग्रेड किया। शुरुआत में बहुत रिजेक्शन मिला, होटल मालिकों ने मना किया, लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी। वो प्लान पर टिके रहे और उसे जमीन पर उतारते गए। उनका यही प्लान को आजमाना वाला हौसला ही था जिसकी वजह से ओवायो आज भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में एक बड़ा नाम बन चुका है। और ये सब उन्होंने बहुत ही कम उम्र और साधारण बैकग्राउंड से शुरू किया। इस बुक का चौथा सबक है जवाब चेक करो। जब तुमने सवाल हल कर लिया, आखिरी जवाब निकाल लिया, तो काम खत्म नहीं हुआ। अब एक आखिरी और बेहद जरूरी स्टेप बचता है, अपने जवाब को दोबारा देखकर ये चेक करना कि वो सही है या नहीं। मतलब बस ये नहीं कि कोई नंबर आ गया या कुछ लिख दिया, बल्कि सोचो कि क्या जो तरीका अपनाया वो सही था, क्या जवाब सवाल से मेल खाता है और क्या उसमें कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं छूट गई। कई बार हम जल्दी में गलती कर बैठते हैं, जैसे अंक गिनने में चूक, यूनिट गलत लिख देना या फॉर्मूला लगाते वक्त कोई स्टेप मिस कर देना। अगर तुम जवाब को थोड़ा ठंडे दिमाग से दोबारा देखो तो ऐसी गलतियां पकड़ी जा सकती है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई शेफ खाना बनाने के बाद खुद चखकर देखता है कि नमक ठीक है या नहीं, या जैसे कोई क्रिकेटर बैटिंग करने के बाद अपने स्ट्रोक्स को वीडियो में देखकर एनालाइज करता है। यही तरीका पढ़ाई और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आता है। तुम ये भी सोच सकते हो, क्या ये तरीका किसी और सवाल में भी लग सकता है? क्या कोई और छोटा तरीका था? क्या मेरा जवाब लॉजिक से मेल खाता है? ये सब सोचने से तुम्हारी सोच गहरी होती है और अगली बार ऐसे सवाल और आसान लगते हैं। दिनेश मोहन कई साल तक एक सरकारी इंजीनियर के तौर पर काम करते रहे, लेकिन एक हादसे के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो डिप्रेशन में चले गए और खुद को एकदम अकेला महसूस करने लगे। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को देखा और खुद से एक जरूरी सवाल पूछा, क्या मैं वाकई खुश हूं? और यही था वो पल जब उन्होंने अपने पुराने जवाबों को फिर से चेक किया और जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम शुरू किया, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाया और 60 साल की उम्र के बाद मॉडलिंग में कदम रखा, वो भी ऐसे समय में जब लोग रिटायर होकर आराम करते हैं। उन्होंने अपना लुक पूरी तरह बदला, खुद की फोटो शूट्स करवाई और धीरे धीरे उन्हें विज्ञापन, फोटो कैंपेन और फिल्मों में काम मिलने लगा। उनका ये कदम एक जवाब चेक करने जैसा था। उन्होंने देखा कि पुराना रास्ता उन्हें अब खुशी नहीं दे रहा, तो उन्होंने अपने अंदर झांका, अपनी असली चाह पहचानी और उस दिशा में दोबारा शुरुआत की। आज वो भारत के सबसे उम्रदराज और सबसे कूल मॉडल्स में गिने जाते हैं और लाखों लोगों को ये सिखा रहे हैं कि जवाब कभी भी बदला जा सकता है अगर तुम उसे दोबारा देखने की हिम्मत रखते हो। इस बुक का 5वां सबक है सीखो और याद रखो। जब तुम कोई सवाल हल कर लेते हो, उसका जवाब चेक कर लेते हो, तब आखिरी और बहुत जरूरी स्टेप होता है उससे कुछ सीख कर उसे याद रखना, क्योंकि हर सवाल तुम्हें कुछ न कुछ सिखा जाता है। कोई नया तरीका, कोई छोटी सी ट्रिक, कोई ऐसी गलती जो दोबारा न हो, या फिर कोई ऐसा तरीका जो और भी सवालों में काम आ सकता है। लेकिन अगर तुम वो सीख लिखो या दोबारा सोचो नहीं, तो अगली बार फिर से वही गलती हो सकती है या फिर नया तरीका भूल जाओगे। ये ठीक वैसा है जैसे कोई खिलाड़ी मैच के बाद वीडियो देखकर देखता है कि उसने क्या अच्छा किया और कहां सुधार हो सकता है, ताकि अगली बार और बेहतर खेले। इसी तरह अगर तुम हर सवाल के बाद थोड़ा रुककर सोचो, मैंने इसमें क्या नया सीखा, ये तरीका
और कहाँ कहाँ लग सकता है, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग हर सवाल को हल करने में और तेज हो जाएगा। जॉर्ज पोलिया यही कहना चाहते थे कि सवाल सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होते, वो एक ट्रेनिंग की तरह होते हैं। अगर तुम हर हल हुए सवाल से कुछ सीख कर उसे याद रखो, तो अगली बार जब तुम्हें कोई नया या मुश्किल सवाल मिले तो दिमाग खुद ब खुद पहले से मजबूत और तैयार होगा। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बल्कि जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी तेज हो जाएगी, क्योंकि दिमाग अब कैसे सोचना है ये जानने लगता है, ना कि सिर्फ क्या सोचना है। शिव नाडार का करियर शुरू में एक मामूली टेक कंपनी में नौकरी से हुआ था, लेकिन वहां काम करते हुए उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज को गहराई से सीखा। कैसे कंप्यूटर काम करता है, क्या इंडस्ट्री को जरूरत है, कैसे टीम बनती है, कैसे फाइनेंस मैनेज होता है। उन्होंने बस काम नहीं किया, हर दिन सीखा और उन लर्निंग्स को दिमाग में बैठा लिया। यही वजह थी कि जब उन्होंने 1976 में HCL शुरू की तो उनके पास कोई बड़ी डिग्री या पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास वो सीखी हुई समझ और अनुभव था जिसे उन्होंने सालों तक इकट्ठा किया था। HCL को भी शुरू करने के बाद उन्होंने हर कदम पर चीजें सीखी, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग से लेकर लोगों को लीड करना। और उन्होंने हर गलती को सिर्फ पछताने के लिए नहीं, बल्कि एक सीख के तौर पर लिया और अगली बार वही गलती दोहराने से बचे। यही वजह थी कि HCL सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी, बल्कि भारत की पहली कुछ टेक कंपनियों में से एक बनकर दुनिया में छा गई। आज शिव नाडार एक बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट, दानकर्ता भी है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि असली सफलता तब आती है जब आप हर पड़ाव से कुछ सीखें और उसे याद रखें, क्योंकि वही सीखा हुआ अनुभव आपके अगले कदम की नींव बनता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।